स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 2 दिनों में 4 राज्यों का तूफानी दौरा खत्म करके प्रधानमंत्री दिल्ली लौट आए हैं। मोदी कल सुबह दिल्ली से निकले थे। वो पहले कर्नाटक गए, फिर तमिलनाडु पहुंचे, देर रात तक आंध्र प्रदेश में रोड शो किया, आज तेलंगाना में 2 पब्लिक मीटिंग की। मोदी की इस एनर्जी से मैच नहीं करने वाले विरोधी गालियों के सहारे हैं। प्रधानमंत्री ने आज बताया कि ऐसी गालियां उन्हें आज से नहीं 20 सालों से दी जा रही है। सोचिए, मोदी 20 साल से रोजाना 2 किलो 3 किलो गाली खा रहे हैं। गाली के वजन को लेकर भी विरोधी मजाक बना रहे हैं। गालियों के वजन को उसके स्टैंडर्ड से समझने की जरूरत है। मोदी पर विरोधियों के हमले का लेवल बहुत ही लो रहता है। हर वक्त कोई ना कोई विरोधी कहीं ना कहीं बैठकर प्रधानमंत्री को अपशब्द कह रहा होता है। मोदी ने गालियों के बारे में जो कहा उसका वीडियो काटकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को सुनने के लिए दिया गया है। इसे समझ में आता है कि मोदी नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे बदल देते हैं। जो लोग बीजेपी के जो कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी को पिछले 20 साल से 25 साल से जानते हैं, हमने उन सब से बात करने की कोशिश की है। मोदी जीते कैसे हैं और मोदी जीतते कैसे हैं, मोदी के क्लोज सर्कल में रहने वाले लोगों से समझने की कोशिश की है। आइए देखते हैं। અંદર મનમાંથી નીકળે છે અવાજ, એ હું કહેવું છું, એ નીકળે છે આ ગુજરાત મેં બનાવ્યું છે। ये गुजरात मैंने बनाया है। नरेंद्र मोदी ये दावा इतनी आसानी से कैसे कर देते हैं? बिहार के बारे में जो दावा नीतीश कुमार नहीं कर सकते, राजस्थान के बारे में जो दावा अशोक गहलोत नहीं कर सकते, बंगाल के बारे में जो दावा ममता बनर्जी नहीं कर सकती, गुजरात के बारे में वो दावा नरेंद्र मोदी कैसे कर देते हैं? सबसे पहले ये देखते हैं कि मोदी जिस गुजरात पर गर्व करते हैं और जिस गुजरात पर गर्व करने के लिए कहते हैं, उस गुजरात में क्या क्या है। गुजरात दूसरे राज्यों से कितना आगे है। फिर आपको बताते हैं कि गुजरात को बनाने का मोदी का दावा कितना दमदार है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर सदियों से गुजरात में है। द्वारका में श्री कृष्ण का मंदिर भी मोदी के पहले से है। अंबाजी का प्रसिद्ध मंदिर भी सदियों से बनासकांठा की पहाड़ियों पर स्थापित है। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी भी मोदी से पहले गुजरात में बन गई थी। मोदी जब दिल्ली में थे तभी मुंद्रा में देश का सबसे बड़ा पोर्ट बनना शुरू हो गया था। तो सवाल है कि मोदी ने क्या किया? मोदी इतने हक के साथ कैसे कह देते हैं कि गुजरात मैंने बनाया है? मोदी ये कैसे जता देते हैं कि गुजरात के वोट पर उनका हक है? અંદર મનમાંથી નીકળે છે અવાજ, એ હું કહેવું છું, એ નીકળે છે આ ગુજરાત મેં બનાવ્યું છે। આ ગુજરાત મેં બનાવ્યું છે। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं बीजेपी वही कहती है। मोदी एक लाइन बोले, बीजेपी उसे नारा बना लेती है। इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया? आइए इसकी वजह समझते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मोदी ने बनवाई। नर्मदा नदी पर भारत का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा सरदार सरोवर डैम नरेंद्र मोदी ने बनवाया। पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ को नरेंद्र मोदी ने सजाया संवारा। अंबाजी मंदिर के शिखर पर 500 साल से ध्वज नहीं लगा था। अंबाजी का वो ध्वज नरेंद्र मोदी ने लगवाया। गुजरात को मेट्रो और वंदे भारत जैसी सौगात नरेंद्र मोदी ने दी। मोदी ने क्या क्या किया, डिटेल आगे बताएंगे। पहले कुछ कंपैरिजन देख लेते हैं। गुजरात का पड़ोसी राज्य है राजस्थान।
वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात में कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। अक्टूबर 2022 का डेटा देखिए। गुजरात में बेरोजगारी की दर सिर्फ 1.7% है। राजस्थान में बेरोजगारी की दर 30.7% है। अब डेटा ऐसा हो और गहलोत गुजरात में नौकरी देने का वादा करें तो भला कौन वोट देगा? गुजरात में मोदी के खिलाफ प्रचार कर रहे एक नेता और हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री गुजरात में फ्री बिजली की रेवड़ी बांट रहे हैं, लेकिन बिजली के फ्रंट पर केजरीवाल का परफॉर्मेंस देख लीजिए। दिल्ली में पीक सीजन में 7,500 मेगावाट बिजली की डिमांड होती है और प्रोडक्शन होता है सिर्फ 1,000 मेगावाट। मोदी के गुजरात में पीक सीजन में बिजली की डिमांड 17,600 मेगावाट के मुकाबले प्रोडक्शन होता है 29,000 मेगावाट। मोदी और केजरीवाल में से किसका बिजली मैनेजमेंट अच्छा है, ये बताने की जरूरत नहीं। नरेंद्र मोदी के एक और प्रतिद्वंदी है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मोदी पीएम है, नीतीश पीएम बनना चाहते हैं। 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपलब्धि यहां देख लीजिए। बिहार में एक आदमी हर महीने औसत 7,200 रुपए कमाता है, वहीं औसत गुजराती करीब 18,000 रुपए कमाता है। आज भी जिसे बिहार में कोई नौकरी नहीं मिलती वो काम करने गुजरात आता है। गुजरात में देश की जमीन का 6% है। देश की 5% आबादी गुजरात में रहती है। जीडीपी में गुजरात का हिस्सा 8.4% है। इंडस्ट्रियल आउटपुट में 17.4% की हिस्सेदारी है। एक्सपोर्ट में 21% की भागीदारी है और एफडीआई लाने में 23% का योगदान है। गुजरात को इस पोजीशन पर नरेंद्र मोदी ने पहुंचाया है। प्रधानमंत्री इसी गुजरात की बात करते हैं। कुछ लोग निराशा के कारण, हताशा के कारण, भय के कारण, अंधविश्वास के कारण सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं। भांति भांति की गालियां देते हैं। सारी डिक्शनरी मोदी को गालियां देने के लिए उन्होंने खपा दी है। मेरी आपसे प्रार्थना है, ऐसी बातों से आप परेशान मत होना। उनके पास गालियों के सिवा देने के लिए बचा क्या है भाई? आप बिल्कुल परेशान मत हो जाइए। और मैं तो पिछले 20-22 साल से बड़ी वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। मेहरबानी करके इससे जरा भी परेशान मत होइए। धर्म, कर्म, डेवलपमेंट, राजनीति, राष्ट्रवाद, वेलफेयर, प्रचारक और प्रशासक। गुजरात के लिए मोदी हर रोल में फिट हैं, हर रोल में हिट हैं। मोदी को जब भी कोई नया प्रयोग करना होता है वो गुजरात को ही सिलेक्ट करते हैं। इसका रीजन बहुत सिंपल है। मोदी गुजरात के कण-कण और गुजरात के लोगों की रग-रग से वाकिफ हैं। 21 साल से मोदी प्रशासक हैं, उससे पहले वो प्रचारक रहे। गुजरात में संघ और बीजेपी की राजनीति को ग्रास रूट से जानने वाले भारतीय मजदूर संघ के पूर्व अध्यक्ष हसुभाई गौरीशंकर दवे कहते हैं कि मोदी जब सीएम नहीं थे तभी से गुजरात की पॉलिटिक्स को गवर्न कर रहे हैं। राजकोट में हम हसुभाई दवे से मिले तो उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग बात बताई। वास्तव में केशुभाई देसाई उनका सरनेम था, तो वो विरमगाम के थे, तो वहाँ देसाई अलग होते हैं, पटेल नहीं होते। नरेंद्र भाई ने कहा कि यदि आपको यहाँ जीतना है ना तो आप अपनी सरनेम जो है ना बदल दीजिए, और तो तब से वो केशुभाई पटेल हुए। और केशुभाई पटेल के कारण पटेल का जितने भी मत थे ने वो केशुभाई के नाम से मिलते थे। कैसे किसको जिताना, कहाँ कौन सी ट्रिक बताना, कौन सी बात करना, वो इसके मन में हमेशा रहती थी। पटेल में कि भाई सबसे बड़ा कौन, तो कि बोले केशुभाई पटेल हमारे सबसे बड़े हैं। अब ये देन जो थी ने वो नरेंद्र भाई मोदी की थी। आज जैसा गुजरात दिखता है मोदी को ऐसा गुजरात नहीं मिला था। मोदी जब मुख्यमंत्री बने तो गुजरात भूकंप की मार से अधमरा था।
कच्छ में तो लगभग सब कुछ खत्म हो गया था। मोदी ने फिर से गुजरात को बसाया, फिर से उसे अपने पैरों पर खड़ा किया। कच्छ के जिस रण में मलबे का अंबार था, वहां मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनवा दिया। जिन लोगों को सत्ता मिली, उनका सारा ध्यान मोदी को गाली देने और भाजपा को कोसने में लगा रहता है। मुझे कभी कभी लोग पूछते हैं कि मोदी जी आप थकते नहीं हो? अब कल मैं दिल्ली में था सुबह, फिर कर्नाटका में, फिर तमिलनाडु में, फिर रात को आंध्र में और अभी तेलंगाना में। तो लोग मुझे पूछते हैं थकते नहीं हो? तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई, मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं और परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है, ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है जो जनता के सेवा में काम आती है। भाइयों, मोदी थकते क्यों नहीं, इसका राज खुद मोदी ने बता दिया। चाहे जितना भी गाली दो, नरेंद्र मोदी का फोकस क्लियर रहता है। उनको जो करना है वही करते हैं, काम चाहे प्रशासन का हो या प्रचारक का। मोदी जो ठान लेते हैं उससे डिगते नहीं। राजकोट में विवेकानंद आश्रम के अध्यक्ष स्वामी निखिलेश्वरानंद पिछले 30 साल से मोदी को जानते हैं। उनकी बातों को गौर से सुनिए। जिस लीडरशिप की बहुत ज़्यादा आजकल प्रशंसा हो रही है, वो उसका नाम है सर्वेंट लीडरशिप, जो कि रॉबर्ट ग्रीनलीफ ने शुरू किया। पर एक्चुअली वो सर्वेंट लीडरशिप जो है, उसमें यह है कि नेता अपने आप को सेवक माने। तो उन्होंने यही कहा था, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, प्रधान सेवक हूँ, पहले ही अपने प्रवचन में कहा था। तो ये जो भावना लाना कि मैं प्रधान सेवक हूँ, प्रधानमंत्री नहीं हूँ, ये नेतृत्व का सबसे बड़ा गुण है। ऐसा जो नेता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, कॉरपोरेट सेक्टर में हो, स्पिरिचुअल क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस में हो, कोई भी क्षेत्र में, इफ एनी लीडर वांट्स टू बिकम सक्सेसफुल, तो आज जो जिस लीडरशिप की बात ज़्यादा हो रही है वो है सर्वेंट लीडरशिप। तो मुझे लगता है कि वो सर्वेंट लीडरशिप को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए उनको इतनी सक्सेस मिल रही है। गुजरात में और पूरे देश में सर्वेंट लीडरशिप की थ्योरी को प्रैक्टिकल में बदलने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। गौर करने वाली बात यह है कि मोदी ने इसी पॉलिसी में अपने लिए पॉलिटिक्स की संभावना को पहचान लिया। मित्रों, मैं सपने देखने से मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सपने देखे तो कौन से देखे, और इसलिए मैं कहता हूं, कुछ बनने के सपने मत देखो, कुछ करने के सपने देखो। मोदी के सपने को एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले सरदार सरोवर डैम को देखते हैं। मोदी ने जब गुजरात की कमान संभाली, तब तक डैम 40 से लटका हुआ था। सरदार सरोवर डैम की नींव 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। नींव रखे जाने के 5 दशक बाद नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। सरदार सरोवर डैम की राह में रोड़े अटकाए गए, इसे मुकदमे में फंसाया गया, डैम से मानवीय त्रासदी होने वाला नैरेटिव फैलाया गया। मोदी सबसे लड़े और जीते। 2017 में यह डैम बनकर तैयार हुआ। मोदी इतने कॉन्फिडेंट थे कि डैम का काम पूरा होने से पहले ही उन्होंने पूरे गुजरात में नहरों का जाल बिछा दिया था। नर्मदा मेन कैनाल 458 किलोमीटर, कच्छ ब्रांच कैनाल 385 किलोमीटर, सोनी योजना 1126 किलोमीटर। मोदी गुजरात के कोने कोने तक नर्मदा का पानी ले गए। 1950 से लेकर 2000 के बीच 50 वर्षों में जिस कच्छ में 26 साल तक सूखा पड़ा, वहां भी मोदी ने नर्मदा का पानी पहुंचा दिया। गुजरात से मोदी ने
हर घर नल से जल योजना शुरू की तो उसके पीछे भी सरदार सरोवर डैम की ही कामयाबी थी। मोदी ने ऐसे किया है गुजरात का निर्माण। यहाँ से आता है कॉन्फिडेंस ये कहने का कि ये गुजरात मैंने बनाया है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि देश के किसी भी हिस्से में टैंकरों या ट्रेनों से पानी पहुंचाने की फिर नौबत ना आए। पानी का मूल्य वो समझता है जो पानी के अभाव में जीता है, वही जानता है एक एक बूंद पानी जुटाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा एग्जाम्पल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का है। सरदार पटेल की जिस मूर्ति को नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद की मूर्त प्रतिमा कहते हैं, उसके लिए लोहा कैंपेन से लेकर सरदार पटेल की किसान जैसी धोती वाली मूर्ति तक मोदी ने एक एक चीज खुद डिसाइड की। धोती को जानबूझकर सरदार पटेल की मूर्ति के टखने के ऊपर रखा गया क्योंकि गुजरात के किसान इसी तरह धोती पहनते हैं। मोदी ने 1,69,000 गांवों के 10 करोड़ किसानों से 153 टन लोहा दान लिया। ये लोहा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव में इस्तेमाल किया गया। सरदार पटेल की मूर्ति कहां बनाई जाए, कैसी बनाई जाए, इसके कई विकल्प थे, लेकिन मोदी ने इसे नर्मदा डैम के किनारे बनाने का फैसला किया क्योंकि नर्मदा डैम का सपना सबसे पहले सरदार पटेल ने ही देखा था। इसलिए मोदी ने मूर्ति का चेहरा डैम की ओर रखा। कांग्रेस ने सरदार पटेल के नाम पर नई सियासत शुरू की है। अब बताइए आप, सरदार पटेल के नाम का स्टेडियम बन गया। स्टेडियम बनने के बाद में आप कैसे वापस उसका नाम बदल सकते हो नरेंद्र मोदी जी के नाम का? अरे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, इससे बड़ा स्टेडियम बन सकता था। अगर प्रधानमंत्री के नाम का स्टेडियम बना, हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। आप सरदार पटेल के स्टेडियम रखते, जरूर थोड़ी वो गुजरात में बने। प्रधानमंत्री के नाम का स्टेडियम गुजरात के अलावा भी कहीं बन सकता था नरेंद्र मोदी के नाम का, वो उससे बड़ा होता है, इससे कोई ऐतराज नहीं होता। एक नामांकन होने के बाद में कैसे आप बदल सकते हो? अभी सुबह सुबह मेरे पास मिलने आ गए लोग, तमाम डेलीगेशन, और बड़े गुस्से में थे वो। हमने अभियान चला रखा है गुजरात के अंदर कि ये नामांकन बदला गया, इस वहाँ पर ठीक किया जाए। ये कहने के लिए आए मुझे गाँव के लोग, उनके गाँव के लोग भी थे, सरदार पटेल के गाँव के लोग थे। तो ये जो इस प्रकार की जो आपके यहाँ परंपराएं डाल रहे हैं बीजेपी वाले, वो मैं उसको किसी रूप में उचित नहीं मानता हूँ। नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल के सम्मान में जो कर दिया है, उसकी बराबरी करना कम से कम अगले 20 साल में तो कांग्रेस के लिए पॉसिबल नहीं है। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं बनवाई, बल्कि केवड़िया के आसपास पूरे आदिवासी क्षेत्र का विकास किया है। वहां टूरिज्म को बढ़ावा देने वाले काम किए हैं। अगर टूरिस्ट 2-4 घंटे केवड़िया में रुककर वापस चला जाए तो इस आदिवासी क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। मोदी ने वहां जंगल सफारी, कैक्टस गार्डन, चिल्ड्रंस न्यूट्रिशनल पार्क, बटरफ्लाई गार्डन, रिवर राफ्टिंग की सुविधाएं बनवाई, जिससे टूरिस्ट कम से कम 2-4 दिन तो रुके गुजरात में। अरे कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। मोदी कितनी बारीकी से सोचते हैं, इसका एक छोटा एग्जाम्पल और देखिए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का पूरा एरिया भारत का पहला ई व्हीकल ओनली जोन है। यहाँ ई रिक्शा सिर्फ लोकल ट्राइबल महिलाएं ही चलाती हैं। इससे पोल्यूशन फ्री इंडिया का भी सपना साकार होता है और गरीब आदिवासी महिलाओं को भी रोजगार मिलता है। नरेंद्र मोदी ने जो गुजरात बनाया है, उसमें बेरोजगारी नहीं है। उस गुजरात में पिछले 20 साल से दंगे नहीं हुए हैं, जहां कभी बिजली नहीं जाती, जहां न स्कूलों की कमी है न अस्पतालों की। मोदी से पहले गुजरात में पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक ड्रॉप आउट रेट 20.5 था, जो घटकर 1.37 रह गया है। मोदी से पहले गुजरात में पहली से 8वीं तक का ड्रॉप आउट रेट 37.22 था, जो अब घटकर 3.39 रह गया है। मोदी ने गुजरात में क्या किया, गुजरात को क्या दिया, ये सड़कों की लंबाई से भी समझिए। 1999-2000 में गुजरात के नेशनल हाईवे 2000
382 किलोमीटर थे, जो 2019 आते आते 5146 किलोमीटर हो गए। सन 2000 में डिस्ट्रिक्ट रोड नेटवर्क 20,964 किलोमीटर था, जो 2019 में 31,088 किलोमीटर हो गया। सभी एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि जितनी ग्रोथ 90 के बाद 30 साल में हुई, उतनी अब सिर्फ कुछ ही वर्षों में होने वाली है। आखिर इतना अभूतपूर्व विश्वास आज दुनिया को, आर्थिक जगत के विद्वानों को इतना विश्वास आज भारत पर क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है भारत में पिछले 8 वर्ष में हुआ बदलाव। पिछले 8 सालों में देश ने काम करने के पुराने तौर तरीके बदल डाले। इन 8 वर्षों में गवर्नेंस को लेकर सोच में भी बदलाव आया है, अप्रोच में भी बदलाव आया है। मोदी ने वो गुजरात बनाया जहां इंडस्ट्री भी है, जहां हिंदुत्व का झंडा भी सबसे ऊपर लहराता है। गुजरात में पिछले 27 साल से बीजेपी की सरकार है। 21 साल से यह राज्य डायरेक्ट मोदी के हाथ में है। मोदी की सियासत कितनी इंटेंस है, इसका ताजा वाकया बताते हैं। टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की पत्नी को बीजेपी का टिकट मिला तो रात के 3:30 बजे उनके पास फोन आ गया। कांग्रेस ने भी उसी रात 12:30 बजे टिकट डिसाइड किया, लेकिन कांग्रेस की टीम सोशल मीडिया पर लिस्ट जारी करके सो गई। बीजेपी ऑफिस में एक आदमी बैठा रहा और रात में भी फोन करता रहा ताकि सुबह होने से पहले ही कैंडिडेट और उसके सपोर्टर चुनाव की तैयारियां शुरू कर दें। ये फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। विरोधी कहते हैं कि बीजेपी एक विशाल चुनावी मशीन है। ये चुनावी मशीन मोदी ने ऐसे बनाई है। अब तो बीजेपी की सरकारें जहां एक बार बन जाती है, वहां बार बार बीजेपी सरकार बन रही है। भाइयों बहनों, बीजेपी के प्रति ये विश्वास सुशासन के कारण है। वो सुशासन जिसके मूल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का प्रण है। 80 के दशक में मोदी के साथ अहमदाबाद में संगठन का काम कर चुके मुकुंद जोशी मोदी के बारे में बहुत मार्के की बात बताते हैं। उनका क्या था, एक कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संबंध ऐसे हुआ था जैसे कि हर कार्यकर्ता को ऐसा लगता था कि वो मुझे पर्सनली जानते हैं, और इस हिसाब से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे को उनको जो बताया है वो काम दिल से करना है। तो हर कार्यकर्ता वो पार्टी के लिए काम करता था, वो तो ठीक है, मगर पर्सनली उसको ऐसा फील कराते थे कि ये इलेक्शन तुमको जिताना है। मैं आपको बात बताऊं, चुनाव के टाइम पे अगर कोई बहन को हम बोले कि चलो आप मतदान करने को चले, तो वो ये बर्तन कौन मांजेगा, तो कार्यकर्ता बोलता था मैं मांजने को बैठ जाता हूं, आप मतदान करने जाए। यहां तक की बात, तो ये बनी हुई बात है। तो यहां तक का जब कमिटमेंट कार्यकर्ता के अंदर आ जाता है ना, तो 100 आदमी की फौज 1000 की बन जाती है। 70 साल से भरत भाई याग्निक ने लंबे समय तक मोदी के साथ काम किया। वे वाइब्रेंट गुजरात से भी बहुत नजदीकी से जुड़े रहे। हमने भरत भाई को तलाशा और उनसे भी मोदी के बारे में बात की। इस वक्त मोदी जी, मैं जानता हूं, बड़े दुरंदेश, इतनी उनकी दीर्घ दृष्टि होती है, जैसे कि 50 साल का सपना भारत का वो देखते हैं। 100 साल के बाद क्या होना चाहिए, भारत कहाँ होना चाहिए, ये एक विजन है। वो अपनी बात को बिल्कुल ठीक तरह से पेश करना जानते हैं।
कब करना है, कैसे करना है, ये अच्छी तरह से किस तरह से करना है और लोगों के दिलों तक पहुँचे किस तरह से करना है, ये उनकी एक दृष्टि है। उनकी जो वक्तृत्व कला है, उनका जो इमेजिनेशन है, वो अद्भुत है, अद्भुत। दूरंदेशिता उनकी अद्भुत है कि हमें कहाँ पहुँचना है, किस तरह से पहुँचना है। हम मतभेद हो सकते हैं, प्रजा के भी और सरकार के भी, लेकिन इस वक्त जिस तरह से जैसे कि मैंने कहा कि उनकी जो इमेज है खंडित ना हो, उनके लिए उनको जागरूक रहना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी से पहले गुजरात एक सूखाग्रस्त, पानी और बिजली की समस्या से जूझने वाला प्रदेश था। गुजरात में इंडस्ट्री 3 जरूर, लेकिन वो एक बेल्ट में सीमित थी। मोदी ने गुजरात को वाइब्रेंट कर दिया। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी की 68 विदेश यात्राओं की बहुत चर्चा होती है। मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में भी विदेश यात्राएं की और गुजरात के लिए इन्वेस्टमेंट लेकर आए। कच्छ के रण में रण उत्सव कराकर मोदी ने खावड़ा के आसपास 56 गांवों को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया। आज खावड़ा में हर साल करीब 15 लाख सैलानी रण उत्सव देखने आते हैं। मोदी से लड़ने वाले विरोधी मोदी मोदी तो करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर किए गए इन कामों को भूल जाते हैं। इसीलिए जब ईवीएम का बटन दबता है तो विरोधी मात खा जाते हैं, मोदी विनर हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। वो अपने फैसले बदलते नहीं, लेकिन गुजरात के खातिर नरेंद्र मोदी ने अपने फैसले पलटे भी। चाहे उसका पर्सनल इश्यू है। पाटीदार कम्युनिटी के उद्योगपति और बिल्डरों के संगठन क्रेडाई के गुजरात चीफ रह चुके आरपी पटेल 11 साल पुराना वाकया बताते हैं। इसे गौर से सुनेंगे तभी मोदी की शख्सियत को समझ पाएंगे। मोदी जी की जब सीएम थे यहाँ पर, आई वॉज 2011-12 में मैं क्रेडाई गुजरात का चेयरमैन था। उस टाइम मोदी जी ने जो जंतरी का जो रेट था, वो जंतरी का रेट मतलब काफ़ी बढ़ा दिया था। जंतरी का रेट, ज़मीन का रेट, उनका मोदी जी का ऐसा सोचना था जंतरी का रेट बढ़ेगा तो आउटसाइड से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएंगे, क्योंकि आउटसाइड से जो इन्वेस्टर आते हैं उनको तो चेक में ही पेमेंट करना है। सिचुएशन ये हुआ कि जो लैंड है वो बाहर से इन्वेस्टर तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन लोकल जो परचेजर है वो अगर मान लो कि चेक पेमेंट से ज़्यादातर पेमेंट अगर नहीं कर पाता तो जो फार्मर्स क्लर्क की जो लैंड थी उसको कोई ले ही गए नहीं, तो अपने आप मंदी आ जाएगी। मतलब उसको अगर इम्प्रूव करना है तो उसको एक सिस्टम के धीरे धीरे उसको अगर इम्प्रूव किया जाए तो इज़ ओके, लेकिन सीधा डबल करना वो कुछ ज़्यादा ही था। इस मैटर को हमने मोदी साहब से रिप्रेजेंट किया कि साहब इसमें गलत हुआ है, इसमें सोचना चाहिए। तो उस टाइम शायद मुझे याद है कि पहली बार मोदी साहब ने ऐसा कोई डिसीजन लिया होगा जो एक बार लेने के बाद उसको रिवर्ट किया हो। दैट वाज द फर्स्ट टाइम। मोदी ने गुजरात को चेंज किया, इसमें तो कोई शक नहीं है। सवाल यह है कि पिछले 8 साल से गुजरात से दूर दिल्ली में बैठे मोदी क्या इस बार चुनाव उसी तरह जीत सकते हैं जैसे वो 2002 में जीते थे, 2007 में जीते थे या 2012 में जीते थे। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बावजूद 2017 में बीजेपी गुजरात हारते हारते बची थी। कुछ तो हुआ है कि मोदी को गुजरात की पूरी टीम बदलनी पड़ी है। पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री और थोक के भाव में पूर्व मंत्रियों के टिकट कटे हैं। मोदी यहां से नया गुजरात बनाना चाहते हैं, इसीलिए नए तरीके से चल रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।